अरे बहू, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? संतोष तो कहकर गया है कि जैसे ही वह खेतों की तरफ से आएगा और तुम्हारे साथ मुझे भी अपने साथ शहर लेकर जाएगा। कहती हुई शांति जी अपने कपड़े और जरूरी सामान समेटने लगी। तभी उनकी बहू निशा पैर पटकते हुए गुस्से से बोली, अरे उन्होंने आपको बता दिया कि आप भी हमारे साथ चल रही हैं और मुझे पता ही नहीं है। आने दो उन्हें, उनको तो मैं बताती हूँ। कहती हुई निशा अपने कपड़े पकड़कर बाथरूम में नहाने चली गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया। तब तक संतोष भी घर आ चुका था। उसने उसे घूर कर देखा और अपने कमरे में आने का इशारा किया। संतोष जैसे ही कमरे में गया, शांति जी अपने पास पड़ोस की औरतें, जो उनकी खास सहेलियों की तरह थी, उन्हें खुशी खुशी यह बताने चली गई कि उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर लेकर जा रहा है। संतोष के कमरे में पहुंचते ही निशा उस पर बरस पड़ी। अरे तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? इस बुढ़िया को जबरदस्ती मुसीबत मोल लेने अपने साथ चलने क्यों बोल दिया? न ही उसे बोलने का ढंग है, न पहनने ओढ़ने का सलीका। मालूम है हम कितने बड़े सोसाइटी में रहते हैं? मालूम है ना, वहाँ ले जाकर तो हमारी नाक ही कट जाएगी। और मुझे बताने से पहले तुमने सीधे अपनी माँ से कह दिया कि उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? संतोष उसकी दोनों बाहों को पकड़कर अपने पास बैठाते हुए बोला, देखो निशा, तुमको यहाँ की प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं, या फिर बड़े भैया के विदेश से वापस आ जाने के बाद 2 हिस्से करवाने हैं? निशा बोली, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हम भैया को क्यों देंगे भला? हाँ, तो दिमाग को जरा ठंडा करके सुनो। मैंने माँ के नाम की सारी प्रॉपर्टी बेचने की बात कर ली है और गांव के मुखिया चाचा है ना, उन्हें भी मना लिया है। अब पिताजी के न रहने से माँ अकेली कब तक रहेगी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और रही बात तुम्हें बताने की, तो मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ऐन वक्त में जो खरीदार था वह यह प्रॉपर्टी खरीदने से मना कर दिया। फिर मैंने दूसरे खरीदार की खोज की, सोचा था तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन जब हमारी बातें चल रही थी तब वहाँ माँ भी मौजूद थी। तो मैंने प्रॉपर्टी बेचने का कारण उसे बताया कि माँ को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, इसलिए प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। तब माँ ने खुश होकर प्रॉपर्टी को बेचने की स्वीकृति दी है, समझी? और तुम भी सोचो ना निशा, अब पिता के चले जाने के बाद माँ 2-2 बेटों के रहते कब तक अकेली रहेगी? कब तक अपने हाथों से बनाकर खाएंगी? संतोष ने जब कहा, तुम ही सोचो ना निशा, माँ अकेली कब तक रहेगी? उसी समय शांति जी अपने घर पहुंच गई थी। अपने बेटे द्वारा बोले गए वही आखिरी के वाक्य ही सुन पाई थी। उतना सुनकर वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनका बेटा उनसे कितना प्यार करता है। वह अपने कमरे में गई और अपने पति की फ़ोटो को अपने बैग में रखते हुए बोली, देखिए जी, मैं ना कहती थी, हमारा बेटा बहुत ही होनहार है। उसे अपनी माँ का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए वह आज मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है। मानती हूँ कि बहू थोड़ी तेज स्वभाव की है, लेकिन हमारा बेटा तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह अपनी पत्नी को भी समझा देगा कि उसके माता पिता ने कितने कष्ट सहकर उन्हें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया है। और सभी लोग खुशी खुशी तैयार होकर गांव वालों से विदा लिए और शहर की ओर चल पड़े। गांव की पड़ोसी औरतें संतोष और उसकी पत्नी निशा की सराहना कर रहे थे कि उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ की तकलीफ को समझा और उन्हें बुढ़ापे में सहारा दे रहे हैं। संतोष और निशा लोगों की वाहवाही लूटकर खुश होते हुए वहां से चले गए। शहर में पहुंचकर 2-4 दिनों तक तो निशा ने शांति जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। फिर धीरे धीरे शांति जी को घर के काम समझाने लगी। शांति जी भी हैरान थी कि बहू उन्हें घर के काम के बारे में क्यों बता रही है, लेकिन निशा अपने शब्दों में चाशनी घोलती हुई उन्हें कहती, माँ जी, आप तो बहुत ही अनुभवी हैं, आपके लिए तो कोई काम कठिन नहीं है और आपके बेटे तो हमेशा आपके हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। शांति जी भी उसके तारीफों से
खुश होकर उसकी फरमाइश पर एक से एक व्यंजन बना बना कर खिलाती रहती। अब तो निशा शांति जी की तारीफ करती रहती और धीरे धीरे घर के सारे काम करवाने लगी। उधर संतोष ने शांति जी की संपत्ति को बेचकर एक बहुत बड़ा मकान खरीद लिया था, जिससे हर महीना इतना किराया आ जाता था जितना संतोष का एक महीने का तनख्वाह भी नहीं था। अब निशा के दिमाग में दौलत का नशा चढ़ने लगा और शांति जी के साथ अब वह दिन ब दिन बुरा से बुरा बर्ताव करने लगी। अब माँ जी से बुढ़िया कहने लगी। शांति जी से छोटी सी भी गलती हो जाती तो कहती, माँ जी आप जैसे जैसे बूढ़ी होते जा रही हैं आपका दिमाग भी बूढ़ा होता जा रहा है। ये आपका गांव नहीं है जो अपनी मनमर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा काम करती रहेंगी। गांव की गंवार को कितना भी समझा लो लेकिन सब व्यर्थ ही होता है। भैंस के सामने बीन बजाने के समान होता है। अगर शांति जी उसका कोई जवाब नहीं देती थी तो वह और भी ज़्यादा चिढ़ जाती थी। कहती कि बुढ़िया को कितना भी कुछ कह लो, इसके कान में तो जूं भी नहीं रेंगता। और अगर जवाब देती तो कहती, बुढ़िया तुझे कुछ ज़्यादा ही चर्बी चढ़ गई है, बात बात में जवाब देने लगी है। गांव की गंवार एक तो बोलने की तमीज नहीं है और कुछ भी बोलती रहती है। अब शांति जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उनका तो जीना दुभर कर दिया था निशा ने। अगर वह कोई बात अपने बेटे को बताने जाती तो वह कह देता, माँ आपने ही कुछ ऐसा किया होगा जो निशा को पसंद नहीं होता, तो आप ऐसा काम ही क्यों करती हैं। बेचारी शांति जी अब उस समय को कोसती रहती जिस समय उन्होंने अपने बेटे बहू के ऊपर विश्वास किया और खुशी खुशी उनके साथ शहर चली आई। उन्हें अपने घर से निकलने में भी पाबंदी थी, इसलिए वह किसी के साथ हंस बोलकर भी अपना मन हल्का नहीं कर सकती थी। समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन संतोष को किसी काम से कंपनी 1 महीने के लिए बाहर भेज रही थी। उसने अपनी माँ और पत्नी दोनों को बताया कि वह 1 महीने के लिए दूसरे शहर में जा रहा है। आप दोनों अच्छे से रहना। और निशा को भी खास हिदायत दिया कि वह माँ को ज़्यादा तंग न करे, उनके साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि वह भी घर पर नहीं रहेगा तो शायद माँ ज़्यादा उदास हो सकती हैं। लंबे समय के लिए जा रहा था, इसलिए कुछ भी कहो बेटा का दिल माँ के लिए पिघल ही जाता है। उसे कहीं न कहीं अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा था कि वह उन्हें छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वह अपनी पत्नी निशा की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि वह गर्म मिजाज की है और वह माँ को ज़्यादा पसंद भी नहीं करती है। लेकिन उसे जाना भी जरूरी था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ हिदायतें देकर चला गया। संतोष का समझाना निशा के लिए आग में घी डालने के समान लगा। उसने संतोष के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वह घर से निकला निशा अपने रौद्र रूप में आ गई। उसने शांति जी को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि क्या मैं आपके ऊपर अत्याचार करती हूँ? आपने अपने बेटे के कान कब भर दिए, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो लग रहा था आप गांव की गंवार एक सीधी सादी महिला हो, लेकिन आपके अंदर इतना कपट भरा है। कब अपने बेटे को पट्टी पढ़ा दी मुझे तो पता ही नहीं चला। वाह रे चालाक बुढ़िया, तुझे तो अब मैं सिखाती हूँ, कहकर उसने उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया और मारे क्रोध के उन पर टूट पड़ी। शांति जी अपनी जगह से हट गई तो निशा अपने मुंह के बल नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठ कट गए और खून निकलने लगा। तभी शांति जी को उसे देखकर थोड़ी हंसी आ गई और उसे जैसे ही उठाने के लिए उसका बाह पकड़ने गई, उसने उनकी चोटी पकड़कर खींच दिया। शांति जी भी धड़ाम से उसी के ऊपर जा गिरी, जिससे उसे फिर से चोट आ गई। वह तिलमिला गई, लेकिन कुछ नहीं बोली और उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब तक शांति जी नहीं उठती वह कैसे उठ पाती, इसलिए उसने पहले उन्हें उठने दिया, फिर खुद उठी और उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शांति जी भी अपने कमरे में चली गई। दोनों ने अपने अपने हाथ पैरों की मालिश जैसे तैसे की और निशा ने एक पेन किलर खाया और शांति जी को भी ले जाकर दे दिया। दोनों ही पेन किलर खाकर आराम किए। जब शाम हुई तब तक शांति जी तो ठीक हो गई, लेकिन निशा के होंठ में सूजन हो गया।
वह शाम को डॉक्टर के पास गई और अपना इलाज करवाया। वहीं उसे उसकी बचपन की सहेली शिखा मिल गई। उसने पूछा, अरे निशा, तुझे ये क्या हो गया है? तेरे होंठ में इतना सूजन कैसे हो गया? उसने अनमने ढंग से कहा, क्या बताऊं यार, घर में सीढ़ियों से उतरते समय गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई। जब दोनों सहेलियों ने इलाज करवा लिया तब दोनों बाहर निकलकर बातें करने लगी। बातों ही बातों में शिखा ने निशा को बताया कि उसकी सास की याददाश्त ठीक न होने के कारण वह रातों रात कहीं चली गई। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मिली ही नहीं। और उसने आगे बताया कि उसका पति अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं चाहती थी कि इस बुढ़िया से जल्दी छुटकारा पाएं, तो भगवान ने तो मेरी सुन ली। उनके जाने के करीब 1 महीने बाद पता चला कि वह सड़क के किनारे भूख प्यास के कारण इस दुनिया से चल बसी। मेरे पति तो अभी भी बहुत अफसोस करते हैं, लेकिन मैं तो खुश हूँ। अब हम दोनों पूरी आज़ादी से रहते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी भी हमारे नाम हो गई। निशा ने जब शिखा की बातें सुनी तो वह मन ही मन योजना बनाने लगी कि क्यों ना संतोष के आने से पहले ही बुढ़िया को पागल करार कर दिया जाए और उसे दूसरे शहर में ले जाकर छोड़ दूंगी। और जब संतोष अपनी माँ के बारे में पूछे तो कह दूंगी कि उनकी याददाश्त चली जाने की वजह से रातों रात कहाँ गई पता ही नहीं चला। संतोष भले ही कुछ दिनों तक अपनी माँ के लिए दुख मानेंगे, लेकिन समय के साथ साथ वह भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे कि माँ अब नहीं मिलने वाली। उसने दूसरे दिन घर के आंगन में तेल गिरा दिया ताकि शांति जी उस पर पैर रखते ही गिर जाए। सिर पर चोट लगेगी तो बुढ़िया की याददाश्त वैसे भी चली ही जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। निशा को किसी काम से उधर ही जाना पड़ा जहां तेल गिरा हुआ था और उसका पैर तेल पर पड़ते ही वह धड़ाम से गिर पड़ी। उसके सिर में चोट लगने की वजह से खून बहुत ज़्यादा बहने लगा और कमर की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई। बहू के गिरने की आवाज़ सुनकर शांति जी उसे उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन उन्हें पहले का वाकया याद आ गया कि बहू ने किस प्रकार उनकी चोटी पकड़कर खींचकर गिरा दी थी और वह 2 कदम पीछे हट गई। शांति जी को पीछे हटता देख निशा बोली, अरे माँ जी, आप देख क्या रही हैं? मुझे जल्दी से उठाइए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शांति जी बोली, बहू, कुछ दिन पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था याद है? और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि तुझ पहाड़ जैसी औरत को उठा सकूं। कहती हुई शांति जी घर के बाहर चली गई। निशा को लगा कि माँ जी उससे बदला ले रही हैं, लेकिन शांति जी जान रही थी कि वह अकेली उसे नहीं उठा पाएंगी, इसलिए उन्होंने घर के बाहर निकलते ही मदद की गुहार लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर पास पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो गए और उसे बड़ी मुश्किल से उठाया और एम्बुलेंस को फ़ोन करके अस्पताल तक पहुंचाया। वहां जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि सिर में चोट लगने की वजह से खून ज़्यादा बह गया है और कमर में फ्रैक्चर हो गया है। अब शांति जी ने शांत दिमाग से सोचा कि अभी तो बेटा भी पास में नहीं है, इसलिए उन्हें ही बहू की देखभाल करनी पड़ेगी। उन्होंने घर और अस्पताल का काम बखूबी संभाल लिया। वह अस्पताल अकेली नहीं जा पाती थी, तो अपने पड़ोसियों की मदद से वह रोज अस्पताल टाइम पर अपनी बहू के लिए खाना लेकर पहुंच जाती। निशा को आश्चर्य होता कि ये गांव की गंवार बुढ़िया ने कभी अकेली घर से बाहर कदम भी नहीं रखा, फिर भी कैसे इतनी आसानी से पहुंच जाती है। फिर भी वह उनसे उस वक्त कुछ नहीं बोली, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं वह अपने द्वारा किए गए कार्य से शर्मिंदा जरूर थी, परंतु उसके मन के एक कोने में जलन की आग भी धधक रही थी कि लगता है यह बुढ़िया अपना किस्मत स्वर्ण अक्षर से लिखवाकर आई है। मेरी जगह इस बिस्तर पर इसे होना चाहिए था, मगर मेरा पासा मुझ पर ही उल्टा हो गया। वह मन ही मन फिर से उनसे छुटकारा पाने की योजना बनाने लगी, लेकिन जब वह अपने घर ठीक होकर आई तो उससे मिलने पास पड़ोस के सभी लोग आए। उनमें से वे लोग भी आए थे जिन लोगों का हमेशा निशा के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। उन्हें देखकर निशा के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। तब उसके सारे पड़ोसियों ने उसे बताया कि माँ जी का इतना अच्छा व्यवहार है कि
वह सारे गिले शिकवे भूलकर तुमसे मिलने चले आए और उसे यह भी पता चला कि सारे पड़ोसियों ने एक एक दिन करके जिसे जैसे जैसे समय मिलता गया माँ जी को अस्पताल पहुँचाते रहे। तब निशा को पता चला कि ये बुढ़िया इतनी कुशलता से सारा काम कैसे कर ली। अब वह भी शांति जी के साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक करने लगी। शांति जी को भी लगा कि वह सुधर गई है। अब वह बिना किसी डर के उसके साथ हंसी खुशी के साथ रहने लगी। लेकिन शांति जी का हंसना, खुश रहना निशा को कांटे की तरह चुभते थे। उसे डर हो गया था कि अब तो बुढ़िया मेरे गले का कांटा के रूप में फंस कर ही रहेगी। इसलिए उसने एक दिन शांति जी को उनके मनपसंद पकवान खिलाया और दूसरे दिन उनसे बोली, माँ जी, मैंने एक मंदिर के बारे में सुना है कि वहाँ सच्चे मन से जो कुछ भी मांगो भगवान जरूर पूरा करते हैं। और आप तो देख ही रही हैं, हमारे घर में एक के बाद एक मुसीबतें आ ही रही हैं और आपका बेटा भी तो बाहर गए हुए हैं, तो क्यों ना उनकी भी सलामती के लिए उस मंदिर में चलें। शांति जी खुश हो गई कि समय की मार के बाद उनकी बहू पूरी तरह से सुधर गई है। उन्होंने तुरंत ही खुशी खुशी हामी भर दी। दोनों सास बहू तैयार होकर घर से निकल पड़े। निशा उन्हें अपने घर से बहुत दूर के एक मंदिर में लेकर गई। दिन भर उनके साथ इधर उधर घूमी। शाम होने तक शांति जी थक गई। निशा ने उन्हें कहा, माँ जी, आप यहीं बैठिए, मैं मंदिर की परिक्रमा करके प्रसाद लेकर आती हूँ। शांति जी वहीं एक कोने में बैठ गई और निशा परिक्रमा करने के बहाने वहाँ से निकलकर चुपचाप अकेली अपने घर चली गई। शांति जी वहीं बैठी अपनी बहू का इंतजार करती रही। जब शाम से रात होने को आई तो वह वहाँ से उठी और अपनी बहू को इधर उधर ढूंढने लगी। जब लगभग सभी लोग वहाँ से जा चुके तब उस मंदिर के पुजारी ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ अम्मा जी, आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? उनके इतना कहते ही शांति जी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने रोते हुए सारी बात पुजारी जी को कह सुनाई। पुजारी जी समझ गए कि उनकी बहू उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए वह इन्हें यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने शांति जी से कहा, अम्मा जी, यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है। जिसे अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप से छुटकारा पाना होता है वह ऐसा ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब तक आपके बहू बेटे आ नहीं जाते आप यहीं भगवान की शरण में रहिए और प्रसाद खाकर दिन काटिए। लेकिन शांति जी को अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप वहीं का प्रसाद खाकर एक कोने में पड़ी रही। लेकिन उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी कि वह भिखारियों की तरह वहाँ मुफ्त में भीख मांगकर खाए। उन्होंने पुजारी जी से कहा, मैं कुछ कमाकर खाना चाहती हूँ, मुझे यूं ही मुफ्त में खाना ठीक नहीं लगता। पुजारी जी ने उनके स्वाभिमान को ठेस न लगे इसलिए कहा, यहाँ मंदिर के पास ही चाय की दुकान लगा लीजिए। वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और अपने पास रखे कुछ रुपयों से उन्होंने चाय का ठेला लगा लिया। अब सुबह शाम दर्शनार्थी वहाँ आते जाते उनके पास की चाय पीकर खुश हो जाते। अब उनकी आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन सरकार की तरफ से आदेश आया कि मंदिर के आसपास के छोटे दुकान और ठेलों को हटाकर सड़क चौड़ीकरण किया जाए। उनके साथ साथ शांति जी को भी वहाँ से हटा दिया गया। अब शांति जी वहाँ से दूर भटकते भटकते एक गांव के पास पहुँच गई। वहीं उन्होंने अपना एक झोपड़ी बनाया और वहीं पर चाय की दुकान खोल ली। अब उनके पास बहुत कम ग्राहक आते, क्योंकि गांव के लोगों के पास उतने अधिक पैसे नहीं होते थे कि वे शौक से हमेशा चाय खरीद कर पिएं। बस वहां से आने जाने वाले लोग रुककर उनकी चाय पी लिया करते। लेकिन उनकी इतनी आवक तो हो ही जाती थी कि उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल जाता था। एक दिन कड़ाके की ठंड में रात के करीब 8 बजे एक राहगीर जिसका नाम सोनू था वहां आया। उसने शांति जी से भोजन की मांग की। शांति जी सुबह का बना हुआ खाना को ही गर्म करके खाने वाली थी। उन्होंने वह खाना उस लड़के को देते हुए कहा, बेटा तुम इसे खा लो, मैं चाय के साथ बिस्किट खा लेती हूँ। सोनू को भूख इतनी जोरों की लगी थी कि वह खाना उसे किसी पकवान से कम नहीं लग रहा था। उसने
खाना की खूब तारीफ की और उनसे उनके बारे में पूछा कि काकी, आपके बेटे बेटी कोई नहीं है क्या जो इतनी उम्र में यहाँ अकेली रहती है। शांति काकी को वह लड़का अपना करीबी महसूस हुआ और उन्होंने रोते हुए सारी बातें उस लड़के को बता दी। लड़के ने उनका वीडियो बना लिया और दूसरे ही दिन सोशल मीडिया में डाल दिया। वह वीडियो विदेश में रह रहे उनके बेटे अशोक के पास भी गया। उसने जब अपनी माँ को रोते सुबकते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने छोटे भाई संतोष को फ़ोन लगाया माँ के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद बता रहा था क्योंकि संतोष को कंपनी की तरफ से मोबाइल मिल गया था और निशा ने तो दूसरे ही दिन अपना सिम बदल लिया था ताकि उसे कोई उस नंबर पर फ़ोन न कर सके। वह अपनी माँ के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन उतनी दूर से आ भी तो नहीं सकता था, इसलिए मन मसोस कर चुप रहा। उसने जब वह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई तो उसने कहा, अरे माँ जी ने ही कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, इसलिए तंग आकर वे लोग उन्हें निकाल दिए होंगे और हमने थोड़े ही उन्हें अपने घर से निकाला है। जो आप इतना परेशान हो रहे हो, कहकर उसने अशोक का मुंह बंद कर दिया। फिर अशोक ने भी उनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस लड़के ने शांति जी की हालत देखकर कहा, काकी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और न ही अभी फ़िलहाल कोई काम है, तो क्या मैं चाय बेचने में आपकी मदद कर सकता हूँ। शांति जी भी अब बुढ़ापे के कारण ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। उस लड़के के प्रस्ताव को उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया और कहा, बेटा, मुझे और कितना दिन ही जीना है, ना जाने कब भगवान के पास से बुलावा आ जाए। और मैंने इतनी उम्र में यही सीखा है कि कोई भी चीज़ को मिल बांट कर खाओ तो ज़्यादा आनंद आता है। तब उसने कहा, काकी, लेकिन सिर्फ चाय से ही तो इतना फ़ायदा नहीं होने वाला कि हम दोनों का पेट भर सके, तो हमें चाय के साथ साथ कुछ नाश्ते की भी व्यवस्था करनी चाहिए। शांति जी बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं भी वही कहना चाहती थी। मुझे हर प्रकार के पकवान बनाने आते हैं, लेकिन मेरे हाथ पैरों में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि मैं बाजार से सारा सामान ला पाती, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तू ऐसा कर, समोसा बनाने के लिए सारा सामान ले आ, उसके साथ साथ पोहा और कचौरी भी बनाएंगे, फिर देखना ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। सोनू ने वैसा ही किया। वह बाजार से सारा सामान ला ला कर देता और शांति काकी अच्छे अच्छे पकवान बनाती। लोगों ने जब उनके हाथ का नाश्ता किया तो उंगलियां चाटते रह गए। अब उनके नाश्ते की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब सोनू जहाँ जहाँ बाजार लगता वहाँ भी अपना ठेला लगाता। शांति काकी सारा पकवान बनाती और सोनू उनको बेचता। धीरे धीरे करके उनका ठेला ने होटल का रूप ले लिया। अब धीरे धीरे शांति काकी की सूझबूझ और सोनू की मेहनत रंग लाई और उन्होंने शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा प्लॉट खरीदकर उसमें एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अब शांति काकी की निगरानी में बहुत से वर्कर उनके पास काम करते और सोनू मैनेजमेंट का काम देखता। धीरे धीरे सोनू ने 5 शहरों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर शांति काकी के मन में आया, आज सोनू के साथ मिलने के कारण मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन मेरे जैसे ही ना जाने कितनी बेसहारा माँ या तो किसी मंदिर में या किसी वृद्धाश्रम में अपने किस्मत को रो रही होंगी। जब उन्होंने यह बात सोनू से कहा और यह भी कहा कि वे उनकी मदद करना चाहती हैं, तो सोनू को भी अपना अतीत याद आ गया। जब वह छोटा था तो उसके चाचा चाची भी उसे कैसे नौकरों की तरह काम करवाते थे और पेट भर खाना भी नहीं देते थे, और जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और उसके पापा की जितनी भी संपत्ति थी सब अपने कब्जे में कर लिया। उसने भी सोचा काकी सही तो कह रही है, इसलिए उसने भी निर्णय लिया कि वह वृद्धाश्रम खोलेगा जिसमें वह सभी की मदद करेगा, और उसी के बाजू में अनाथ आश्रम भी खोल दिया जहां गरीब और अनाथ बच्चों को रखा जा सके और उनकी मदद की जा सके। जब अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बनकर तैयार हुए तो सोनू ने उनका उद्घाटन शांति जी के हाथों से ही करवाया। अब अनाथ आश्रम में 20 बच्चे और वृद्धाश्रम में 40 बूढ़े लोग रहने लगे, जिनका सारा खर्च सोनू ही उठाता था। एक दिन उनके वृद्धाश्रम में एक दंपत्ति आए
जिनके हाथ पैरों में जगह जगह मार के निशान थे। वे दोनों ठीक से चलना तो दूर की बात, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें तो बचाव दल की सरकारी गाड़ी ने वहां तक पहुंचा दिए थे। सोनू ने जब उन दोनों का नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने हकलाते हुए कहा, संतोष, और आपकी पत्नी का? निशा। सोनू को लगा मैंने यह नाम कहीं सुना है, लेकिन कहाँ, उसे याद नहीं आया। फिर उसने उन्हें अपने वृद्धाश्रम में ठहरने की जगह बता दी। जब उसने उनकी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने रो रो कर बताया कि उनके बेटे बहू ने उन्हें मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया और वे दोनों सड़क के किनारे पड़े हुए थे। तब उन्हें सरकारी गाड़ी की रेस्क्यू टीम ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। वे दोनों जैसे ही अंदर गए, वहाँ शांति काकी की बड़ी सी फोटो लगी थी जिसमें लिखा था, हमारी प्रेरणा स्रोत शांति देवी। दोनों ने जब वह फोटो देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें मसल मसल कर देखा और आपस में फुसफुसाने लगे, अरे लगता है ये माँ की फोटो है। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं जी, वो बुढ़िया तो कब की मर खप गई होगी। उसकी इतनी क्या औकात कि वह ऐसा बड़ा बड़ा काम कर सके। वे दोनों अंदर जाकर बैठे ही थे कि सोनू ने जोर से आवाज़ लगाया, शांति काकी आ रही है। जिसको जो कुछ भी कहना है अपनी समस्या लेकर ऑफिस में आ जाइए। उनका ऑफिस गेट के पास ही था, जहां सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताते और शांति काकी उन सब की समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करती। तभी संतोष ने अपने पास ही बैठी एक बुजुर्ग महिला से पूछा, ये शांति काकी कौन है? जिसका नाम सुनते ही सबके चेहरे खिल गए। तब उस महिला ने बताया, अरे तुम शांति काकी के बारे में नहीं जानते? उनकी उम्र 88 वर्ष हो गई है, लेकिन मजाल है कि थकान या बुढ़ापे ने उन्हें छुआ भी हो। वह आज भी देखने में ऐसी दिखती हैं जैसे लगता है 40-45 वर्ष की होंगी। उसी प्रकार उत्साह भी उनमें कूट कूट कर भरा है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी ने आकर उन्हें बताया कि शांति काकी आ चुकी हैं। सब लोग चलो। शांति काकी का नाम सुनते ही सभी लाइन से चल पड़े। सबसे लास्ट में संतोष और निशा भी खड़े हो गए। सभी लोग एक एक करके शांति काकी के पास जाते और अपनी समस्या बताते। शांति काकी उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनती और हर संभव मदद का उपाय भी बताती। सभी खुशी खुशी उनके पास से निकल कर आ रहे थे। सभी का हंसता खिलखिलाता चेहरा देख संतोष और निशा को भी यकीन था कि उनकी समस्याओं का भी समाधान जरूर होगा। सबके चले जाने के बाद जैसे ही संतोष और निशा ने अपनी माँ को देखा, वे दोनों इधर उधर अपना मुंह छुपाने लगे। फिर संतोष ने हिम्मत किया और अपनी माँ के चरणों में जाकर गिर गया और रोता हुआ बोला, माँ आप कहाँ चली गई थी? निशा ने मुझे बताया कि आपके सिर में चोट लग गई थी और आप अपना होश ही खो बैठी थी और अचानक आप रात के अंधेरे में कहाँ चली गई थी और आज इतनी बड़ी कुर्सी पर आप और सभी का आपने समस्या का निदान भी कर दिया। आखिर आपके साथ क्या हुआ था माँ, और आप अपने घर क्यों नहीं आई जब पूरी तरह से ठीक हो गई थी? तो तभी निशा भी उनके पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आप उस दिन कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन आप मिली ही नहीं। तभी शांति काकी ने अपने पैर छुड़ाते हुए कहा, अरे कहाँ जाऊंगी, आप जैसे निर्बल और गरीबों के लिए वृद्धाश्रम बनवाने के लिए निकल गई थी। और वैसे आप लोग हैं कौन? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें मानो काटो तो खून नहीं, ऐसे शांत हो गए थे। तभी शांति काकी ने कहा, जल्दी से अपनी समस्या बताओ, मुझे और कहीं जाना है। दोनों ने रो रो कर वह सारी बातें बताया कि बहू के आते ही उनका बेटा रवि कैसे बदल गया। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की ही बात मानता है। बहू ने हमें मार मार कर हमारा बुरा हाल कर दिया है और घर के सारे काम हम दोनों से करवाती है, और मार पड़ने के कारण हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाते तो रवि से हमारी चुगली करती है कि हमने उसे तंग किया है, जिसके कारण गुस्से में आकर रवि भी हमें मारता पीटता है, लेकिन हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। तभी शांति जी बोली, तुमने कभी ये सुना है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तुमने कभी अपनी माँ के
दुख दर्द सुने थे क्या? और सोनू से कहा, सोनू, अभी हमारे पास जो काम कर रहा था सफाई कर्मी नरेश, वह अपने गांव गया है। हमें एक सफाई कर्मी की ज़रूरत थी, भगवान ने दो दो भेज दिए। ठीक ही है, पुरुषों की तरफ इस आदमी को और महिलाओं की तरफ इस औरत को भेज दो, हम सभी की समस्याएं सुलझाते हैं। तो भगवान ने आज हमारी भी समस्या सुलझा दी। और हाँ, ध्यान रहे, सफाई करने में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना जहाँ से आए हो वहीं फिकवा दिए जाओगे। अब जाओ यहाँ से, कहकर वह वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गई। सोनू शांति का अप्रत्याशित रूप देखकर दंग रह गया और जब शाम को वह घर पहुँचा तो शांति काकी से पूछा, काकी, मैंने आज तक आपका ऐसा रूप नहीं देखा था, लेकिन आज ऐसे क्या हो गया जो उनकी उतनी दर्दनाक हकीकत सुनकर भी उन्हें साफ सफाई का काम दे दिया, जबकि हमने सभी से कह दिया था कि हमारे सफाई कर्मी नहीं हैं, इसलिए अपनी अपनी सफाई स्वयं कर लें। जब वह वापस आ जाएगा तब अच्छी तरह से सफाई कर देगा, लेकिन आपने ये क्या कर दिया। तब हमेशा शांत रहने वाली शांति काकी ने आज ज्वाला का रूप धारण कर लिया था। उन्होंने रो रो कर सारी बातें बता दी और कहा, मेरा यही बेटा बहुत बड़ा अफसर था, इन्होंने ही मेरी सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, और आज मेरी ही शरण में गिरकर मेरा प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अगर उन्हें भरपेट खाना चाहिए तो उनसे कहना कि हमारे वृद्धाश्रम का जो नियम है उसे मानना ही पड़ेगा। अब सभी लोग उन दोनों को ऐसे काम बताते जैसे वे दोनों उनके नौकर हों। दोनों अंदर ही अंदर जल भून रहे थे, लेकिन वहाँ के अलावा वे और कहीं जा भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि निशा ने पैसों के घमंड में चूर होकर अपने मायके वालों से भी रिश्ता खराब कर लिया था। इसलिए उन्हें सिर छुपाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली, इसलिए थक हार कर उन्हें यह काम मजबूरी में करना पड़ता था। अब कुछ दिनों बाद शांति जी अपने सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट के सामने जैसे ही कार से उतरी, उनके पैरों के पास एक भिखारी भीख मांगता हुआ मिला। उसे देखकर शांति काकी दंग रह गई। उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो वह उनका बड़ा बेटा अशोक था। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो अपनी माँ को देखकर वह बिलख बिलख कर रोने लगा। शांति जी ने उसे अपने हाथों का सहारा दिया और उठाते हुए पूछा, अशोक, तुम यहाँ? तुम तो विदेश में रहते थे ना, तो ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब उसने रोते हुए बताया कि उसकी पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई और उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए और उसका बिजनेस ठप पड़ गया। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करके अपने ससुराल में ही रहने लगा। अब मैं अपनी बहू को उसके मायके में बोझ की तरह लगने लगा। उसने बेटे से कहा कि मुझे अपने देश छोड़कर आए। उसने मुझे यहाँ आपसे मिलवाने के बहाने लाया और एयरपोर्ट में छोड़कर ही वहाँ से भाग गया। मैं किसी से मदद मांगते मांगते आपको ढूंढने लगा ताकि आपसे कोई मदद मिल सके। तभी शांति जी को याद आया, जब तक बेटा पैसे कमाता रहा सब अच्छा था, तब तक तो अपनी इस बूढ़ी माँ की एक बार भी याद नहीं आई, और आज भूखे मरने की नौबत आई तो माँ को ढूंढता हुआ आ पहुँचा। तभी उन्होंने कहा, तो बेटा इतने दिनों में तो तुमने कभी अपनी माँ की खोज खबर तक नहीं ली, फिर आज कैसे यहाँ तक पहुँच गया? तब उसने बताया कि वह सोनू का यूट्यूब में जो चैनल है उसे देखता रहता है। अच्छा, तो तुझे यह भी मालूम होगा कि मैं कितनी लाचारी से थी। पहले उसने कहा, हाँ माँ, मैंने आपके सारे संघर्ष को देखा है। अच्छा बेटा, तो उस दिन मदद करने के लिए तुम्हें माँ की याद नहीं आई, लेकिन मदद मांगने बिल्कुल पहुँच गया। तब उसने बताया, माँ, मैं आपसे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा हमने उन्हें नहीं निकाला है जो आप इतना सोच रहे हो। उसे कहीं न कहीं डर था कि अगर मैं माँ के प्यार में आकर भावनाओं में बह गया तो आपको कहीं अपने पास न बुला लूँ। ऐसा सोचकर उसने मुझे आपके पास आने ही नहीं दी, और मैंने भी सोचा माँ तो संतोष के पास है, वह उसी की जिम्मेदारी है। ऐसा सोचकर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तभी उसने मुझे अपने पास नहीं बुलाया, इसलिए भगवान ने उसे ही अपने पास बुला लिया। और रही बात तुम्हारी जिम्मेदारी की, तुमने भी सोच लिया था ना
आपकी माँ संतोष की जिम्मेदारी है तो तुम भी मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। अगर तुमको इज्जत और सम्मान की रोटी चाहिए तो हमारे रेस्टोरेंट के किचन में बर्तन साफ करने का काम है। चाहो तो अपना पेट भर खाना के लिए बर्तन साफ करने का काम कर सकते हो। अशोक उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगा। शांति जी वहाँ से चुपचाप अपने काउंटर में चली गई। सोनू को पता चला कि काकी ने एक बर्तन साफ करने वाला रखा है तो उसने उसके बारे में पूछा तो शांति जी अपनी आंखों में आंसू लिए फीकी मुस्कान के साथ बोली, दुर्भाग्य से यह मेरा बड़ा बेटा अशोक है। उसने कहा, तो आपने उसे भी नौकरों वाले काम क्यों करवाया? तो शांति जी बोली, बेटा जब मैं उनकी माँ इतनी उम्र होने के बाद भी बिना काम किए पेट भर भोजन नहीं करती तो उन नालायकों को कौन बैठाकर खिलाएगा? तो काकी आप उन्हें हिसाब किताब वाले काम भी तो दे सकती हैं ना। वह तो बिजनेसमैन हैं। फिर आपने ऐसा क्यों किया? तब शांति काकी बोली, हिसाब किताब तो मेरा एक ही बेटा करेगा, वह है मेरा सोनू बेटा। कहते हुए उसकी पीठ थपथपाकर वहाँ से चली गई। सोनू आज शांति काकी के फैसले से गदगद हो गया। उसने घर जाकर शांति जी को अम्मा कहकर पुकारा। शांति जी दंग रह गई। जो लड़का हमेशा काकी कहकर पुकारता था आज ऐसे क्या हो गया? उन्होंने उसे आश्चर्य से देखा तो वह दौड़कर उनसे जाकर लिपट गया और बोला, अम्मा आज आपने इस अनाथ को सनाथ बना दिया। कहकर उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। आज दोनों को सही मायने में माँ और बेटा मिल गए थे। तो दोस्तों इस कहानी में शांति काकी ने जो फैसला अपने बेटों के प्रति लिया वह सही था या गलत? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइए। और यह कहानी आप कहाँ से सुन और पढ़ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। कहानी ज़रूर पसंद आई होगी ऐसा हमें विश्वास है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।